नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अखिलेश कुमार। आप प्यार से मुझे अखिल कह सकते हैं। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे इतिहास की बात अखिल के साथ। जी हाँ, यह मेरा पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे महान संविधान निर्माता, महान विधिवेत्ता, हमारे देश के समाज सुधारक, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी हाँ, इसका उदाहरण आप सभी लोग हमेशा से देखते आ रहे होंगे कि उनकी ये बातें कितनी सही हैं, सटीक हैं, और जिसने भी अपने जीवन में इस चीज़ को उतारा वह निश्चित रूप से सफल होगा। बाबा साहब केवल संविधान निर्माता के रूप में नहीं जाने जाते, बल्कि ये सामाजिक न्याय, समानता, महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समता, महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। वहाँ उनके पिता जी राम जी मालोजी सखपाल नायक सूबेदार के पद पर सेना में कार्यरत थे। बालक भीमराव अंबेडकर, जो बाद में उनका पूर्ववर्ती नाम है, शुरू से मेधावी, मानवता की सोच रखने वाले, समानता की सोच रखने वाले थे। आगे चल कर के उच्च शिक्षा में उनकी रुचि थी, पढ़ाई में रुचि थी। मानवों को, खास करके दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आगे उच्च शिक्षा के लिए छत्रपति साहू जी महाराज से प्राप्त छात्रवृत्ति के सहयोग से कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त किया। हालांकि स्कॉलरशिप के अलावा उनकी पत्नी भी उन्हें घर से सहयोग करती थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया था। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके जब वो भारत आए तो यूरोपीय जीवन और भारतीय जीवन में बहुत ही अंतर मिलता है। काफ़ी असमानताएं थीं। उन्होंने देखा कि जानवर जिस तालाब से पानी पी सकता है, मनुष्य उस तालाब से पानी नहीं पी सकता है, नहीं ले सकता है। सार्वजनिक जल स्रोतों पर सभी की स्वतंत्र रूप से हिस्सेदारी हो, इस बात को देखते हुए 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह चलाया, जिस और सांकेतिक रूप से एक अंजुली पानी पी करके उन्होंने इस बात को जताया अपने अनुयायियों के साथ कि ये जो परंपरा है यह टूटनी चाहिए। जहाँ जानवर पानी पी सकता है, जहाँ पे लोग अपना मलमूत्र विसर्जित कर सकते हैं, क्या उस जगह पे भी किसी अन्य मानव को रहने का, जीने का, पीने का अधिकार नहीं है? इसी को ध्यान में रखते हुए आगे 1927 में ही 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति एक ऐसी किताब जो मानव में भेद करती है, लोगों को समानता के अधिकार से वंचित रखती है, किसी विशेष वर्ग को विशेष दर्जा प्रदान करती है। इसीलिए
उन्होंने सांकेतिक रूप से इस किताब का अध्ययन किया और यह बताया कि सभी मानव समान हैं और कोई किताब इस तरह से तय नहीं करेगी। अगर कोई किताब तय भी करेगी तो समानता की बात करेगी, सार्वभौमिकता की बात करेगी, मानव के अधिकारों की बात करेगी, जैसा कि आगे चल कर के उन्होंने संविधान जैसी किताब को लिखा। आगे एक तरीके से हम देखा जाए तो इस पॉडकास्ट में हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जीवन को रेखांकित कर रहे हैं। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जितना भी जीवन था, उस कालखंड में जो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए एक पॉडकास्ट नहीं, पूरे एक सीरीज, एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी पूरे पॉडकास्ट की, तब जाकर के आपको, हमें, या आने वाली पीढ़ियों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। मैं समझता हूँ कि फिर भी कम पड़ जाएगी। आगे 1930 से लेकर के 1932 तक लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है और दलित समाज के प्रतिनिधित्व के लिए, मानव अधिकारों के प्रतिनिधि के लिए गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 1932 हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सभी गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब ने भाग लिया और न केवल भाग लिया बल्कि अपने पक्ष को बड़े मजबूती के साथ रखा, जिससे अंग्रेज प्रेरित भी हुए और पृथक निर्वाचन की बात करने लगे कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए। इसी को लेकर के जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की, तब उस समय यारवदा जेल में बंद कारागार का जीवन बिता रहे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और उनका कहना था कि भले उनके रिप्रेजेंटेशंस के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें अलग से सीटें रिजर्व करके दे दी जाए, आरक्षित कर दी जाए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट न दिया जाए, पृथक निर्वाचन मंडल का बहुत घोर विरोध किया। बाद में हिंदू महासभा के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय एवं कांग्रेसी अन्य नेताओं की मध्यस्थता से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जेल में पहुंच करके एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। पूना पैक्ट 1932 में हुआ और वहाँ पे बाबा साहब ने गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए ये समझौता किया और सेपरेट इलेक्टोरेट के जगह पर उन्होंने आरक्षित सीटों पे ही संतोष किया। आगे चल कर के उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1936 में ही उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, यानी जाति का बीजनाश। इस पुस्तक को आप पढ़ें, काफ़ी सुंदर। आप पाएंगे कि केवल बाबा साहब सामाजिक रूप से समानता, मानवता की बात नहीं करते थे, बल्कि अपने किताबों, अपने लेखों के माध्यम से एक रास्ता भी बताते थे कि कैसे किस समस्या का हल होगा। उन्होंने जाति की समस्या को भी हल करने का रास्ता बताया, लेकिन लोगों ने चुना नहीं। बाबा साहब ने अपने पीएचडी के दौरान प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रुपीज़ एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक में बाकायदे बताया है कि भारतीय रुपये की समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। 1942 से 1946 तक के कार्यकाल में बाबा साहब वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य के रूप में रहते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने निर्धारित किया कि मजदूरों के, श्रमिकों के काम करने के घंटे निर्धारित होने चाहिए, 8 घंटे कार्य, बाकी आराम। उनके खाने का समय कब होगा और आराम का समय कब होगा,
सभी कुछ को निर्धारित किया उन्होंने। श्रमिक कल्याण की बात की, मातृत्व लाभ की बात की, महिला कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की सुरक्षा की बात की। उसी की वजह से इसी जैसा संगठन अपने उदय अस्तित्व में आया। 1945 में बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए, वो तो पहले से भी प्रयासरत थे लोगों को, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1945 में उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और काफ़ी पुरजोर तरीके से शिक्षा के लिए अपने को समर्पित किया। और बाद में उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी योग्यता के आधार पे उन्हें 1946 में संविधान सभा में जगह दिया गया, जिन्होंने महती भूमिका तक अपनी महती भूमिका निभाई। उन्हें जो है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया और प्रारूपण के कार्य में उन्होंने सबसे उत्तम से उत्तम दिया और इतना बेहतरीन संविधान लिख कर के दिया जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित, फ्लेक्सिबल और बड़ा संविधान है। उसी दौरान बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने और उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनके कार्यों को गिनाने के लिए मैंने कहा ना कि फिर से पॉडकास्ट करूँगा। बहुत एक एक पॉइंट पे एक एक पॉडकास्ट किया जा सकता है। फिर बाद में एक समय ऐसा आया जब बाबा साहब को अपने विधि मंत्री के पद से हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ा। दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में अपने हजारों हजार अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था पैदा होना, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और ऐसा ही हुआ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद अक्टूबर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दिसंबर में 6 दिसंबर 1956 को उनका असामयिक निधन हो गया, जो हम सभी के लिए काफ़ी दुखद रहा। बाबा साहब के तमाम योगदानों को देखते हुए 1990 में भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न प्रदान किया। बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। आज उनके विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते थे कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। हमें निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए। वे अपने जीवन में गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले को अपना गुरु सदैव से मानते रहे। हमें भी उनके बताए हुए जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, कबीर की शिक्षाओं, ज्योतिबा फूले के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंततः मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अपना जीवन समानता, बंधुत्व, महिलाओं के अधिकारों, मानवाधिकारों के लिए, दलित, पिछड़ों, सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। कैसे जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो, इसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अब मैं आपका दोस्त अखिल अपने पॉडकास्ट से आप सभी से विदा लेने की अनुमति लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली बार किसी और महान विभूति के साथ और आपको सुनाएंगे किसी और महान विभूति के बारे में अपना पॉडकास्ट। साथ ही बीच बीच में मैंने बताया कि बाबा साहब की श्रृंखला भी चलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।